ठीक है, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हिंदी में जानते होंगे क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो सिंपल भाषा में अगर इसको हम शब्द के अर्थ में जाएं तो अर्थ का क्या अर्थ होता है, क्या होता है? अर्थ का अर्थ होता है धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब, शास्त्र किसे कहते हैं? विज्ञान को, नीति को कहते हैं ना, अध्ययन को। तो अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें धन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है? धन का अध्ययन। तो इकोनॉमिक्स किसको कह सकते हैं? किसको कह सकते हैं? अर्थशास्त्र यानी धन के अध्ययन। तो धन के अध्ययन में क्या क्या चीजें आएंगी? सिर्फ अध्ययन करना ही आएगा? धन का अध्ययन करना और इसके साथ इसकी व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना। ठीक है। दूसरा, एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। इनकी एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन। अगर हिंदी रूपांतरण इसका देखेंगे तो राष्ट्र का धन। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने बहुत सारी अर्थशास्त्रीय अभिकल्पनाएं दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, जिनके आधार पे इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए आपको? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी विषय वस्तु और साथ साथ उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हमें मालूम होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे उत्पादन। जो आपकी क्लास का टॉपिक है उत्पादन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? उत्पादन। ठीक है। थोड़ा इससे पहले हम अर्थशास्त्र के कुछ कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रथम श्रेणी के कारक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी। ठीक है। प्रथम श्रेणी के कौन से कारक हैं? प्रथम श्रेणी में हम किन चीजों को रखते हैं? प्रथम श्रेणी में हम उन चीजों को रखते हैं जो कच्चा पदार्थ उत्पादित करते हैं ना। जैसे हम कृषि क्षेत्र को इसमें रखते हैं। बेसिकली प्रथम श्रेणी में आप क्या रखते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय श्रेणी में आप क्या रखते हैं? कृषि क्षेत्र से किसका उत्पादन होता है? कच्चे पदार्थ का, कच्चे माल का। और जो ये कच्चा माल है ये कहाँ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है ना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहाँ जाता है? उद्योगों में। तो द्वितीय श्रेणी में हम उद्योगों को रखते हैं, यानी जिसको हम औद्योगिक कारक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंडस्ट्रियल फैक्टर। ठीक है। तो इसमें हम रखते हैं उद्योग। ठीक है। फिर आता है तृतीय श्रेणी। अब तृतीय श्रेणी में उद्योग में जो सामान बना, बाई चांस साबुन बना, शैम्पू बना, फर्नीचर बना, कुछ भी बन सकता है, उसका ट्रांसपोर्ट होता है ना, कस्टमर की तक होता है या मार्केट तक उसका ट्रांसपोर्ट करना है। उद्योग से मार्केट में आता है सामान, मार्केट से सामान कहाँ जाता है? कस्टमर के पास जाता है। जाता है नहीं जाता है? या फिर कच्चा पदार्थ उद्योग तक जाने में ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो ट्रांसपोर्ट, कोई ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, तो क्या? सेवा। क्या है वो? सेवा। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? सेवा। ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेवा क्षेत्र। तो अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र होते हैं। प्रथम श्रेणी में कृषि क्षेत्र आता है आपका, द्वितीय श्रेणी में उद्योग आता है जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर होती है, और तृतीय श्रेणी में सेवा आती है, तमाम प्रकार की सेवाएं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्पादन करने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती है। आप उत्पादन कर रहे हो, पालमपुर गांव की आपने कहानी सुनी, तो उसमें जो बड़ा क्षेत्र, बड़ा वर्ग था वो क्या था? कृषक था ना। कृषक, कुछ तो बड़े किसान थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी,
कुछ मध्यम वर्ग के किसान थे जिनके पास आंशिक रूप से जमीन थी, थोड़ा बहुत जमीन थी, और कुछ क्या थे, किसान थे, कैसे, कृषि मजदूर थे, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, वो डिपेंड रहते थे कहाँ, किस पे, मजदूरी के लिए कृषि पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पादन की आवश्यकता क्या क्या होती है। उत्पादन की आवश्यकता, उत्पादन की आवश्यकता। हालांकि यहाँ पे हम कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कृषि क्या है। हम बोलते हैं ना एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर खुद में एक सब्जेक्ट है। आप अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो बीएससी करोगे तो बीएससी विद एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर करते हो ना। तो एग्रीकल्चर क्या है, पहले एग्रीकल्चर किस चीज की स्टडी करता है, ठीक है। तो कृषि भी एक क्या है, एक विज्ञान है, एक टेक्निक है, ठीक है। कृषि क्या है, एक साइंस है, एक टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, फसलों का उत्पादन करते हैं ना। अब यहाँ से एक टर्म और आ जाता है आपके पास, फसल। फसल किसे कहेंगे, कोई बता सकता है, मुझे बता सकता है? यस एंड नो कुछ तो बोलो। चलो, फसल, या इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं, क्रॉप्स, ठीक है, प्लूरल होगा तो क्रॉप्स। क्रॉप इज द प्लांट, सेम टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड इन अ प्लेस इन अ लार्ज स्केल, ठीक है। जब हम एक ही प्रकार का पौधा किसी एक स्थान पर किसी एक समय पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फसल। किसे कहते हैं, फसल। जब एक ही प्रकार का पौधा, अगर आप फसल, गेहूं की फसल काटते हो तो वहां पे अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं क्या, एक गेहूं का, एक सरसों का, एक राई का, एक चावल का, होता है ऐसा? नहीं होता, एक प्रकार का होता है। सारे प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। तो जब एक जगह पर, एक स्थान पर, एक क्षेत्र में एक ही प्रकार का पौधा एक बड़ी मात्रा में, एक बड़े स्केल पर उगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं ना, कहते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स भारत में सीजन के हिसाब से 3 प्रकार की होती है। जो शरद ऋतु में उगाई जाती है उनको हम कहते हैं रबी की क्रॉप्स, रबी की फसल। जो समर सीजन में या फिर वर्षा के सीजन में उगाई जाती है उनको बोलते हैं खरीफ की क्रॉप्स बोलते हैं। और जो बीच के समय में जो इंटरवल मिलता है उस समय जो उगाई जाती हैं मुख्यतः वो क्या बोलते हैं, बागानी कृषि होती है, ठीक है। जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, जिनको हम कहते हैं जायद की फसल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नहीं था ये सिर्फ आपको कुछ चीजें समझानी थी। अब बात करते हैं उत्पादन की आवश्यकता। क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, पहली क्या आवश्यकता है भाई उत्पादन करने के लिए। अगर आप उत्पादन करोगे, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले भूमि। क्या होनी चाहिए, भूमि, लैंड, भूमि, ठीक है। दूसरी क्या आवश्यकता है, क्या होना चाहिए, बताओ। भूमि के अलावा क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हैं? पूंजी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और पूंजी से पहले एक और चीज, श्रम। क्या होना चाहिए, श्रम नहीं बेटा, है श्रम, ठीक है। 2 अलग बातें होती है, एक होती है श्रम, एक होती है श्रम, ठीक है। लेबर हम कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, लेबर। लैंड, दूसरा आपका क्या, लेबर। और तीसरा क्या होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए आपके पास। क्या होनी चाहिए, कैपिटल, पूंजी। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल इंडिया वाली नहीं, स्टेट की कैपिटल नहीं, कैपिटल मीन्स पूंजी, ठीक है। जिसका आप किसी कार्य के उत्पादन, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए निवेश करते हो उसको बोलते हैं पूंजी। जैसे आप चाय की दुकान खोलते हो तो प्रारंभिक में आप वहां पे कितना पैसा लगाते हो, क्या क्या संसाधन लगाते हो, उसको बोलते हैं पूंजी, ठीक है। और चौथी जो आवश्यकता है वो है भूमि का अरेंजमेंट करने के लिए, श्रम को कलेक्ट करने के लिए, श्रम करवाने के लिए, और पूंजी को लगाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए होगा। व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए। तो व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, मानव
पूंजी। क्या कह सकते हैं? मानव। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, किसी भी प्रकार की उत्पादन करने के लिए 4 आवश्यकताएं होती हैं, जिनको उत्पादन के कारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सबको मिलके इनको कलेक्टिवली कहते हैं उत्पादन के कारक, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन के कारक भी इनको कह सकते हैं हम, उत्पादन के कारक, इनको हम उत्पादन के कारक कहते हैं। ठीक है, तो 4 आवश्यकताएं होती है: भूमि, लैंड, श्रम मीन्स लेबर, पूंजी मीन्स कैपिटल, और मानव पूंजी या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम इनको कह सकते हैं, मानव संसाधन। ठीक है, तो 4 प्रकार की आवश्यकताएं आपकी होती हैं। अब भूमि का क्या मतलब है? हमारे पास कुछ भूमि होनी चाहिए जहां पे हम या तो खेती करें या फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी करें। ठीक है, दूसरी बात श्रम, यानी वस्तुओं को उगाने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे, मजदूर चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होगी जो क्या काम करेंगे। तीसरी पूंजी, हमारे पास 2 प्रकार की पूंजियां होनी चाहिए, एक होती है स्थायी पूंजी, परमानेंट कैपिटल, दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। क्या होती है? कार्यशील पूंजी। और तीसरा इन सब को मैनेज करने वाला ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन यानी मानव पूंजी। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पूंजी के बारे में। पूंजी क्या होती है, पूंजी कितने प्रकार की होती है? ठीक है, पूंजी, जमा पूंजी सुना होगा घर पे, ये तो हमारी बहुत बड़ी जमा पूंजी है, बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कैपिटल। देखो, एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देके। देवेश क्या कर रहा है? यमुनोत्री रोड पे कहीं पे चाय का ठेला खोलना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? वहां पे लकड़ी लाता है, एक वहां पे एक छोटा सा ढाबा बनाता है। ठीक है, और ढाबे के लिए अब ढाबा बना दिया, वहां पे कुछ फर्नीचर लगाता है, फिर कुछ पैसे इकट्ठे करता है, और पैसे से क्या करता है? चीनी खरीदता है, चाय पत्ती खरीदता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स रॉ मटेरियल, जिससे आप क्या कुछ चीजें प्रोडक्शन वहां पे करोगे। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें आपने लगाई वो सारी क्या है? आपकी पूंजी। निवेश जो है आपका, इन्वेस्टमेंट जानते हो? किसी काम को करने के लिए आप जो प्रारंभिक राशि लगाते हो, वो राशि हो सकती है, कुछ भौतिक चीजें हो सकती हैं, जैसे आपने लकड़ी से ढाबा बनाया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। ठीक है, और पूंजी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है पूंजी? कैपिटल आर 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है आपकी स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी, और दूसरी है आपकी कार्यशील पूंजी। क्या है? कार्यशील पूंजी। अब इन दो को थोड़ा इजी रास्ते से, इजी वे में आपने समझ, ठीक है, इजी तरीके से। स्थायी पूंजी मतलब परमानेंट, जो एक बार आपने खड़ी कर दी तो खड़ी कर दी, उस पे आपको दोबारा से कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। आप खेती कर रहे हो तो आपकी जो लैंड है वो आपके पास परमानेंट है, आपके पास पहले लैंड नहीं थी, आपने खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया, खरीदी आपने, वो आपकी परमानेंट हो गई, तो क्या है? स्थायी पूंजी है कि नहीं? आपने खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर लगा दिया, साधन जुटाए ना आपने, मशीनें लाई, ट्रैक्टर लाई, घास काटने की मशीन लाई, तमाम प्रकार की मशीनें लाई, जो आपके पास अब हमेशा के लिए परमानेंट है। ठीक है, वो क्या करेंगे? आपका उत्पादन में हेल्प करेंगे ना, तो इनको हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं ना। आपने दुकान बढ़ा दी, आप क्या बोलते हैं, साइबर कैफे चलाते हो, आपने प्रिंटर लगा दिया, डेस्कटॉप लगा दिया, क्या बोलते हैं, स्कैनर लगा दिया, ये तमाम चीजें लगा दी, वो क्या है? आपकी स्थायी पूंजी है। क्या है? स्थायी पूंजी। क्या है ये? स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी में हम क्या किसको ऐड कर सकते हैं? मशीनों को कर सकते हैं, और अन्य जो आपके स्थायी एसेट हैं। स्थायी एसेट मतलब आपकी फैक्ट्री हो सकती है, जो आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग निर्माण कर दी है, वो वहीं पे वो अब क्या उत्पादन करेगी। ठीक है, तो ये स्थायी, इनको हम क्या कह सकते हैं? स्थायी पूंजी। ठीक है, दूसरी है कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी, आप अपनी फैक्ट्री में सपोज दैट चीनी बना रहे हो, तो चीनी बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? गन्ने की रिक्वायरमेंट होती है। तो गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल है या फाइनल प्रोडक्ट है? रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ेगा ना। तो रॉ मटेरियल को खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए ना, पैसे। दूसरा, उस गन्ने को खेत से मशीन तक लाना है, फैक्ट्री तक लाना है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
करनी पड़ेगी, तो वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कार्यशील पूंजी उसे कहते हैं जो क्या कार्य को चलाने के लिए, काम को करने के लिए चाहिए होती है। इसमें मुख्यतः आता आपका पैसा, पैसा मीन्स रुपया, और रुपया मीन्स धन, मनी। ठीक है, तो एक धन क्या है, कार्यशील पूंजी है। कार्यशील पूंजी परमानेंट नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है। जब तक आपको गन्ने की जरूरत थी आपने खरीदा और गन्ना आ गया तो फिर कार्यशील पूंजी वहीं पे बंद हो गई ना। लेकिन स्थायी पूंजी, फैक्ट्री आपने लगा दी, वो हमेशा आपके काम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? फैक्ट्री आपने लगा चुके हैं, आप फैक्ट्री बिल्डिंग बना चुके हैं, मशीनें खड़ी कर चुके हैं, वो तो हमेशा काम आएगी ना। लेकिन कार्यशील पूंजी आवश्यकता पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? रिक्वायरमेंट पे, नीड पे, आवश्यकता पे। ठीक है, जब इसकी जरूरत होती है तब इसको लगाया जाता है। किसको? कार्यशील पूंजी को। आई बात समझ में? अब अगर आप ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रक रख लें, खरीद लें अपना, तो कौन सी पूंजी में आ जाएगा? स्थायी पूंजी में आ जाएगा ना। लेकिन जो धन है, जो आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, अपने सामान को मार्केट में भेजना है, उसके लिए जो पैसे लगेंगे, किराया भाड़ा देना पड़ेगा, या मशीनों की मेंटेनेंस आपने करनी है, लेबर को पैसा देना है, तो ये क्या है? कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी उत्पादन करने के दौरान, जब आप क्या वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो, तो उसके दौरान लगाई जाती है। ठीक है, मेरी बात को समझे? तो ये थे आपकी स्थायी और कार्यशील पूंजी। समझिए मेरे बात को। तीसरी आवश्यकता मैंने मानव संसाधन बताया था। इन सबको ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करने का जो काम करता है, रेगुलेट करने का जो काम करता है, वो कौन करता है? ह्यूमन करता है ना। तो एक व्यक्ति होना चाहिए, हुनरमंद व्यक्ति होना चाहिए, प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इन सबको काम ऐसा है कि आप कैपिटल रख दें, भूमि रख दें, श्रम रख दें, तो काम हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। तो इनको करने के लिए कंट्रोल होना चाहिए ना। जैसे हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन होता है, वैसे इन सबको कंट्रोल करने के लिए और पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, मानव पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, शिक्षा किसके लिए जरूरी है? किसके विकास के लिए जरूरी है? कोई बताएगा? स्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी, पूंजी के विकास के लिए, भूमि के विकास के लिए, श्रम के विकास के लिए, मानव पूंजी के लिए। मानव पूंजी के लिए शिक्षा जरूरी है कि नहीं है? मानव संसाधन का विकास कैसे हो सकता है? शिक्षा से हो सकता है। हो सकता है? शिक्षा और प्रशिक्षण। आपको पता होगा हमारे एक मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले क्या होता था? किसको पता है? मानव विकास मंत्रालय होता था ना। आपको शायद मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमारे शिक्षा विभाग का नाम होता था पहले, सॉरी शिक्षा मंत्रालय का नाम। अब हमने लास्ट टाइम उसको शिक्षा मंत्रालय कर दिया। उसका नाम पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, क्योंकि शिक्षा से क्या होता है? आप सीखते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, आप देश को सेवा देते हैं। लिखा होता है ना स्कूल में, शिक्षा आइए, शिक्षा के लिए आइए, और सेवा जाइए, सेवा देने के लिए जाइए, होता है ना। तो स्कूल से, शिक्षा से क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है। समझे मेरी बात को?